नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर अपन जीपीपी की बात करें तो अपन सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में अपन सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और अपने ये फर्स्ट क्लास हो गई थी। आज अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने देखा बीज की क्या परिभाषा होती है, सीड की डेफिनेशन देखी थी, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन क्या होती है, बॉटनिकल डेफिनेशन क्या होती है, उन सब के बारे में अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने देखा कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि पौधों के अंदर निषेचन किस प्रकार से होता है। पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है जिससे बीज का निर्माण होता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है। ये सब अपने पिछली क्लास में चर्चा की थी। उसके साथ में अपन ने प्लांट जो सीड टेक्नोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी और इसका इंपॉर्टेंस देखा था कि इसका क्या महत्व है। इन सब के बारे में अपने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जिस प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में आपको पार्ट फर्स्ट है वो मिल जाएगा सीड टेक्नोलॉजी का, उसे भी देख लीजिए, फिर इसे भी देख लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। जीपीपी का जो सेकंड टॉपिक है अपना, उस सेकंड टॉपिक के बारे में आज अपन बात करेंगे। और अपना सेकंड टॉपिक है वो है डिटेरियोरेशन केसेस ऑफ क्रॉप वेराइटीज। डिटेरियोरेशन केसेज ऑफ क्रॉप वेराइटी यानी कि फसली किस्मों के जो अपक्षय होता है उस अपक्षय के क्या कारण है, एंड देयर कंट्रोल, उसका किस प्रकार से अपन नियंत्रण करते हैं। जो फसली किस्में होती है, वेराइटीज होती है, उन किस्मों में क्या होता है, जब किस्मों का निर्माण करते हैं अपन या किस्मों को पैदा करते हैं तो उसमें अपक्षय हो जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि किस्मों की क्वालिटी में कमी आती है, किस्मों के जो विशिष्ट गुण होते हैं उनमें कमी आती है, जेनेटिक प्योरिटी में कमी आती है या फिजिकल प्योरिटी में कमी आती है। और बीज उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता का अनुरक्षण अपन किस प्रकार से करेंगे। जब अपन किस्मों का बीज उत्पन्न करते हैं तो अपन बीज उत्पन्न करने के समय जेनेटिक प्योरिटी है जो सीड की, उसका अपन किस प्रकार से अनुरक्षण कर सकते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से अपन कमी को रोक सकते हैं, उस चैप्टर के बारे में, इस चीज के बारे में आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना। तो अपन शुरू करते हैं आज पहले डेटेरियोशन केसेज ऑफ क्रॉप्स वेराइटी, यानी कि जो किस्में होती है, फसली किस्में होती है, इस किस्मों का अपक्षय किस प्रकार से होता है। अपक्षय का मतलब होता है हानि या उसकी गुणवत्ता में कमी। जो किस्में होती है, किस्मों की गुणवत्ता में कमी के क्या क्या कारण है, किस कारण हो सकती है, इसका किस प्रकार से अपन नियंत्रण करते हैं, इस सब चीजों को अपन पढ़ेंगे। बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिक रूप से शुद्ध व अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पन्न करना होता है। अगर अपन जब भी बीज उत्पादन करते हैं तो बीज उत्पादन करने का मुख्य कारण क्या होता है कि जेनेटिक्स प्योरिटी होनी चाहिए बीज के अंदर, आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज होने चाहिए, उसके साथ में वो अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए, क्या बेस्ट क्वालिटी के बीज होने चाहिए, गुणवत्ता में वो अच्छे होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले। बीज उत्पादन के दौरान अपन सीड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बीज उत्पन्न करते हैं तो वो बीज जेनेटिक प्योरिटी से शुद्ध होने चाहिए और उसके साथ में उत्तम क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए। उसके जो बीज का आकार है वो सुडौल होना चाहिए, वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जो पोषण मान है उसके भरपूर होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन किस्म की, वैरायटी क्या होती है, किसकी बात करेंगे अपन, किस्म की बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे कि अपन कब से बोल रहे हैं वैरायटी वैरायटी। ये वैरायटी आखिर में होती क्या चीज है। वैरायटी की मैं अगर बात करूं तो ये पौधों का एक समूह है जिसमें स्पष्ट विभेदित लक्षण पाए जाते हैं। पौधों का वो समूह जिसमें स्पष्ट विभेदित लक्षण पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं। वैरायटी क्या होता है, वैरायटी पौधों का वह समूह होता है कि पौधों का एक समूह होता है जिसमें स्पष्ट विभेदित लक्षण पाए जाते हैं। स्पष्ट विभेदित लक्षण पाए जाने वाले पौधों का समूह, स्पष्ट विभेदित लक्षणों के पौधों का समूह। मान लो दो अपने खेत है गेहूं के, गेहूं में एक सोनालिका किस्म है, एक दूसरी IVR 8 किस्म है। उन दोनों के बीच को अपन पौधों को देख के बता सकते हैं कि ये सोनालिका का पौधा है और ये है जो IVR 8 किस्म का पौधा है। तो उसके लक्षण होते हैं वो स्पष्ट विभेदित होते हैं, जिसको अपन देख कर बता सकते हैं, विभेद उस पौधों में विभेदित कर सकते हैं, उस पौधों में अपन अलग कर सकते हैं स्पष्ट लक्षणों को देखकर, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं। जब ये पौधे अलैंगिक या लैंगिक जनन करते हैं तो इन लक्षणों को बनाए रखते हैं। जो स्पष्ट विभेदित लक्षण होते हैं
ये स्पष्ट विभेदित लक्षण जब पौधों के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया से नया पौधा बनता है, उस नए पौधे के अंदर ये लक्षण है वो मौजूद होते हैं, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पौधे तैयार होते हैं उनसे में भी वही लक्षण पाए जाते हैं। जो फर्स्ट वंशावली का पौधा होता है उन्हीं में जो लक्षण पाए जाते हैं वही आगे आने वाली पीढ़ियों के पौधों में लक्षण पाए जाते हैं। वो लक्षण है वो आनुवंशिक रूप से बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं अपन अपक्षय का क्या होता है, डेटेरियोशन क्या होता है। अपक्षय या डेटेरियोशन अपना ये मेन चैप्टर है। तो बीज उत्पादन के दौरान फसली किस्म में की आनुवंशिक शुद्धता में हानि को अपक्षय कहते हैं। जब अपन बीज उत्पन्न करते हैं, कोई भी फसल का बीज उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन के दौरान जो किस्म होती है, किस्म के अंदर जो आनुवंशिक शुद्धता होती है, आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है। आनुवंशिक शुद्धता में जो कमी आती है, उस आनुवंशिक शुद्धता की कमी को अपन क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। तो अपक्षय की परिभाषा क्या होती है कि बीज उत्पादन के दौरान फसली किस्म की आनुवंशिक शुद्धता में होने वाली कमी को अपक्षय कहते हैं। कोई भी अपन है आधार बीज मान लो, प्रमाणित बीज मान लो, कोई भी अपन बीज का उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन के दौरान बीज की जो आनुवंशिक प्योरिटी शुद्धता होती है, जेनेटिक्स प्योरिटी होती है, उसके अंदर जो कमी आती है उसको अपन अपक्षय या डेटेरियोरेशन कहते हैं। बीज उत्पादन के दौरान बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो आनुवंशिक शुद्धता की हानि करते हैं। बहुत से ऐसे कारक होते हैं कि आनुवंशिक शुद्धता को है वो हानि करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से कारक है जिसके कारण है वो अपक्षय होता है, डेटेरियोरेशन होता है। अपक्षय के कारण है, पहला है विकासात्मक विभिन्नताएं, डेवलपमेंट वेरिएशन। जो विकासात्मक विभिन्नताएं होती है, डेवलपमेंट वेरिएशन होती है, यहाँ से है अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय के कारणों का विस्तार से वर्णन करो। जो 10 नंबर का या 6 नंबर का 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, तो ध्यान से देखना। तो अपक्षय के क्या कारण है, पहला है विकासात्मक विभिन्नताएं, डेवलपमेंट वेरिएशन। दूसरा है भौतिक मिश्रण, मैकेनिकल मिक्सचर। कोई दूसरे किस्म के पौधे आके है उसमें मिल जाते हैं, दूसरे किस्म के बीज मिल जाते हैं, तो भी उसकी जेनेटिक्स प्योरिटी फिजिकल मिक्सचर के कारण है वो कम होती है। तीसरा है उत्परिवर्तन। पौधों के अंदर अचानक से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं और वो जेनेटिक्स से हो जाते हैं, आनुवंशिक हो जाते हैं, उन लक्षणों को अपन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो फसली किस्में होती है उनमें बीज उत्पादन के दौरान ऐसे आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं अचानक से, और वो फिर आनुवंशिक हो जाते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वही लक्षण बने रहते हैं, जिससे भी है आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है, अपक्षय होता है। फिर प्राकृतिक पर परागण, नेचुरल जब क्रॉसिंग होता है तो किसी जो ऐसे पौधे से पर परागण आ जाते हैं, पौधे से परागण आ जाते हैं जो पौधा उत्तम क्वालिटी का नहीं है, फिर उससे भी है वो अपने अपक्षय हो जाता है। फिर आनुवंशिक बहाव के कारण जेनेटिक्स ड्रिफ्ट। जेनेटिक्स ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे अपने मान लो कोई भी ये खेत है, इस खेत के अपने अंदर अपने 10 क्विंटल है वो कोई भी धान हो गया, कोई भी फसल हो गई, उस 10 क्विंटल में से अपन अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को छांट कर अलग करेंगे। उन बीजों को अलग करके यहाँ से मान लो अपन 10 क्विंटल में से 1 क्विंटल बीज अपन ने रख दिया, और फिर इन्हीं 1 क्विंटल बीज को अगली साल अपन खेत के अंदर बोएंगे। यानी कि जो अपने खेत होता है, खेत के धान होता है, उसी बीज को अपन अगली साल वापस बोते हैं, तो उसको अपन जेनेटिक्स ड्रिफ्ट या आनुवंशिक बहाव कहते हैं। फिर अगला हो गया रोगों का चयनित प्रभाव। जो रोग होते हैं वो कई प्रकार के सेलेक्टिव रोग होते हैं, जैसे पत्तियों में लगने वाले रोग होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम होगा, और पादपों में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम होगा तो बीज का आकार है वो छोटा रह जाएगा, बीज है वो सुडोल आकार के नहीं होंगे, जिससे भी गुणवत्ता में कमी आएगी। फिर अनुचित बीज प्रमाणीकरण। कई बार क्या होता है कि जो बीज सीड सर्टिफिकेशन कंपनियां होती है वो है अनुचित रूप से है बीजों का प्रमाणीकरण कर देते हैं, इसके कारण भी है वो अपने जेनेटिक्स प्योरिटी में कमी आती है, फसलों का अपक्षय होता है। अब अपन एक एक इनको है विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि विकासात्मक विभिन्नताएं क्या होती हैं। वो 7 कारण है मुख्य रूप से, अपन इनको है कारणों को ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय के कारण का विस्तार से वर्णन करो, तो अपन को पहले 7 कारण बताना है। विकासात्मक विभिन्नताएं, डेवलपमेंट वेरिएशन। दूसरा कारण है भौतिक मिश्रण या मैकेनिकल मिक्सचर। तीसरा है उत्परिवर्तन म्यूटेशन, प्राकृतिक परपरागण नेचुरल क्रॉसिंग, आनुवंशिक बहाव जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, रोगों का चयनित प्रभाव सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। उसके बाद में अनुचित बीज प्रमाणीकरण, इम्प्योर सीड सर्टिफिकेशन। कई प्रकार की कंपनियां होती है जो अनुचित बीजों का है जो प्रमाणीकरण कर देती है, जिससे भी है
किस्म में अपक्षय होता है। पहला है, अपन पढ़ेंगे विकासात्मक विभिन्नता। विकासात्मक विभिन्नता क्या होती है कि जब बीज फसलों को कठिन वातावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है तो कई पीढ़ियों के पश्चात उनके वृद्धि स्वभाव में विभिन्नता आ जाती है। इसे रोकने के लिए किस्मों को हमेशा अनुकूलित वातावरण में उगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपन फसलों को उगाते तो फसलों को उसके अनुकूल क्षेत्र में न उगा के किसी जो कोई कठिन वातावरणीय क्षेत्र है उस वातावरणीय क्षेत्र में उगा देते हैं। उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी में उनके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे भी है वो क्या होता है, आनुवंशिक अपक्षय होता है, आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है। तो इससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, फसलों को हमेशा ही अनुकूल दिशा में उगाना चाहिए, अनुकूल वातावरण में उगाना चाहिए। अगला है भौतिक मिश्रण या मैकेनिकल मिक्सचर। भौतिक मिश्रण या मैकेनिकल मिश्रण क्या होता है, खेत संदूषण या खेत संदूषण अपने आप बीज या नैसर्गिक पौधे असूया उत्पन्न कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन किसी खेत के अंदर फसल को उगाते हैं, बीज उत्पादन के दौरान उसमें जो पेड़ से कोई बीज उसी का पड़ा है दूसरी किस्म का, वो भी साथ में उग जाता है, अपन को पता नहीं चल पाता है, तो उसको अपन बोलते हैं खेत संदूषण। फिर है बीज ड्रिल द्वारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि यदि दो से तीन किस्मों की बुआई के लिए एक ही बीज ड्रिल का उपयोग किया जाता है तो अशुद्धियां आ सकती हैं। अपन क्या करते हैं कि अलग अलग किस्मों को उगाते हैं, लेकिन सीड ड्रिल है वही यूज लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पहले अपन ने किस्म के बीज को बोया था, उसी किस्म के बीज है वो सीड ड्रिल में रह जाते हैं, और फिर जब अपन दूसरी किस्म के बीजों को बोते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं, जिससे भी आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है, मैकेनिकल मिक्सचर की वजह से। दो भिन्न किस्मों के बीजों को साथ साथ रखने से भी अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अगला, मान लो अपने एक ही फसल के जो अलग अलग किस्मों के बीजों का उत्पादन किया है और उनको एक साथ में ही रखते हैं, तो कभी कभार क्या होती है, बोरी वगैरह से बीज रिश्ते रहते हैं और वो आपस में मिक्सर हो जाते हैं, जिससे भी है शुद्धता में कमी आती है। दो भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों को साथ में उगाने से अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग किस्म के बीजों को अगर अपन साथ उगाएंगे तो भी उसमें अशुद्धियां उत्पन्न हो जाएगी। एक ही थ्रेसिंग फरस के उपयोग से अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। जब अपन थ्रेसिंग की क्रिया करते हैं, यानी कि बीजों फूसे से अलग करते हैं, उसी समय अगर अपन एक ही खलियान का उपयोग करेंगे, एक ही थ्रेसिंग फरस का उपयोग करेंगे तो भी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाएगी। एक ही कंबाइन या थ्रेसर के उपयोग से अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। मान लो ये खेत है यहाँ पर और ये खेत है यहाँ पर, इस खेत में जिस थ्रेसर ने वो बीज की थ्रेसिंग की थी, उसी थ्रेसर यहाँ से जाके फिर यहाँ पर है वो थ्रेसिंग करता है। तो क्या होता है कि इस किस्म खेत के अंदर जो किस्म उगाई गई थी उसके बीज है वो थ्रेसर के अंदर रह जाते हैं। फिर यहाँ से जब थ्रेसर यहाँ जाएगा तो वो बीज अपने साथ में ले जाएगा, और यहाँ पर थ्रेसिंग की क्रिया करेगा तो इस बीज जो फसल की किस्म है इस किस्म के साथ है वो बीज को मिक्स कर देगा। इससे भी है, कभी कभार थ्रेसिंग से भी है आनुवंशिक में कमी आती है फिजिकल मिक्सचर की वजह से। थ्रेसर के उपयोग से अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। उन्हीं थैलों का उपयोग बार बार करने से अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। जब अपन क्या करते हैं कि हर बार एक ही प्रकार की बोरियों का उपयोग करते हैं, अलग अलग बोरियां हैं बीजों को रखने के लिए नहीं लाते हैं, तो उससे भी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। बोरियों के अंदर कहीं ना कहीं पिछली फसल के बीज है वो रह जाते हैं। बीज संसाधन के दौरान अशुद्धि उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर बीज खेत की रोगिंग करना आवश्यक है। जब अपन बीज का संसाधन करते हैं तो भी यह अशुद्धियां होती है, और इन अशुद्धियों से बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, रोगिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोगिंग की क्रिया करना आवश्यक होती है। रोगिंग क्या होती है, तो रोगिंग वो होती है ऑफ साइड के जो अपने पौधे होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को अपन रोगिंग कहते हैं। अब अगला है जो कारण है, वो तीसरा कारण है उत्परिवर्तन। कौन सा कारण है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, अगर मैं उत्परिवर्तन की बात करूं, म्यूटेशन की बात करूं, तो क्या होता है कि ये अधिक महत्व की नहीं होती। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव के अंदर अचानक रूप से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं और वो फिर आनुवंशिक हो जाते हैं, उसको अपन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के नाम से कहते हैं। तो ये अधिक महत्व की नहीं होती है, क्योंकि जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है। स्वतः उत्परिवर्तन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो होती है 10⁻7। कितनी होती है, 10⁻7 होती है। ये है 10⁻7, ऐसे लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो उत्परिवर्तन होता है उसमें जो दो प्रकार के होता है, स्वतः उत्प्रेरित होता है, एक प्रेरित उत्प्रेरित होता है उत्परिवर्तन होता है। जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है वो अपने आप प्रकृति के द्वारा होता है, और प्रेरित उत्परिवर्तन वो मानव के द्वारा किया जाता है। इसमें भी कई विधियां आती है, रासायनिक रूप से उत्परिवर्तन करते हैं। तो जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति होती है वो 10⁻7 होती है। इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन कभी कभार है
देखा जाता है। यदि किसी पौधे में दृश्य परिवर्तन को देखा जाए तो उसे रॉगिंग द्वारा हटा देना चाहिए। अगर कोई पौधे के अंदर दृश्य परिवर्तन अपन को दिखाई देता है तो उसको अपन रॉगिंग की क्रिया के द्वारा हटा देते हैं। रॉगिंग का मतलब होता है ऑफ साइड के पौधे, यहाँ जो जिस किस्म के बीजों को उगाया है उसी किस्म के अंदर किसी दूसरी किस्म का पौधा या जो आनुवंशिक रूप से विकसित पौधा नहीं है उसको हटाने की क्रिया को रॉगिंग कहते हैं। फिर है प्राकृतिक परपरागण, नेचुरल क्रॉसिंग। लैंगिक रूप से परिवर्तित फसलों में यह संदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो लैंगिक रूप से परिवर्तित फसलें होती है उसके अंदर यह संदूषण यानी कि उसको परिवर्तित करने का, उसे अपक्षय करने का एक महत्वपूर्ण कारक है, वो है प्राकृतिक परपरागण। इसमें असंबंधित स्टॉक या जीन प्रारूप से जीन फसल में समाहित हो जाते हैं। जो असंबंधित स्टॉक होते हैं या जीन प्रारूप होते हैं, असंबंधित जीन प्रारूप से जीन का है फसलों में समावेश हो जाता है। इस संदूषण को प्राकृतिक पर निषेचन मात्रा पर निर्भर करता है। ये कितना होगा, ये तो जो अपक्षय होता है या संदूषण होता है वो कितना होगा, ये प्राकृतिक पर परागण पर, नेचुरल क्रॉसिंग पर निर्भर करता है। प्राकृतिक पर फसलों में यह संदूषण का मुख्य स्रोत जैसे पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन दूरी, अपन को डिस्टेंस होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए। किस्मीय भार जो वेरिएबल मास होता है उसको बनाए रखना चाहिए। और परागण कारक होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट होते हैं, ये मुख्य रूप से है वो संदूषण का स्रोत होते हैं। इनके कारण है कभी कभार पृथक दूरी अपन कम रख देते हैं फसलों के बीच में तो भी है नेचुरल क्रॉसिंग से फसलें संदूषित हो जाती है। किस्मीय भार और परागण कारक, कभी कभार क्या होता है पर परागण करने वाले कारक होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं जिससे भी पर परागण होता है और अपने फसलों में अपक्षय अधिक होता है। इस समस्या से बचने के लिए पृथक्करण दूरी को बनाए रखना जरूरी होता है, आइसोलेशन को बनाए रखना जरूरी है। नेचुरल क्रॉसिंग से बचने के लिए सब जो प्रभावी तरीका है वो कौन सा है, आइसोलेशन डिस्टेंस या जो पृथक्करण दूरी होती है वो होता है। अब अगला अपन देखते हैं आनुवंशिक बहाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि जब अपन फसल को उगाते हैं तो अपने उस फसल से जो बीज उत्पन्न होते हैं उनमें से कुछ बीजों को अपन रख लेते हैं, उसको अगले साल में उगाने काम लेते हैं, उसको अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जब बीजों को बड़े क्षेत्रों में गुणित किया जाता है तो बीज की छोटी मात्राओं को लेकर अगले वर्ष की बुआई के लिए संरक्षित करके रखते हैं। क्या हुआ कि जब अपन बीजों को बड़े क्षेत्रों में गुणित करते हैं या बड़े क्षेत्रों में उगाते हैं तो उसमें उसकी छोटी मात्रा लेकर अपन अगले वर्ष के लिए बुआई के लिए काम में रखते हैं। उपरोक्त सब सैंपलिंग के कारण सभी जीन प्रारूप अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, जिससे आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, इसे आनुवंशिक बहाव कहते हैं। जब अपन सब सैंपलिंग लेते हैं यानी कि उनमें से अच्छी गुणवत्ता के अपनी दृष्टि में जो अच्छे बीज होते हैं उन्हीं को ही अपन अलग करते हैं। उनमें क्या होता है जीन प्रारूप है वो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाता है, अपन को पता नहीं चल पाता है, उसके कारण है आनुवंशिक संगठन में बहाव आ जाता है, आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है और जिसको अपन क्या बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक बहाव कहते हैं। अगला है रोग का चयनित प्रभाव, सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। रोग का चयनित प्रभाव है किस प्रकार से अपक्षय को प्रभाव अपक्षय का कारण होता है उसको अपन देखते हैं कि परनीय रोग में संक्रमित प्रकाश संश्लेषण उत्तर कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम सप्लाई होने के कारण बीज के आकार पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया था कई बार ऐसे पर्णीय रोग होते हैं जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है बाधित हो जाती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम होता है और बीजों का आकार है वो छोटा रह जाता है। उसके अलावा भी अन्य बीज व मृदा जनित रोग है जैसे डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किसमें होता है, बाजरा में होता है, अर्गट ऑफ ज्वार, स्मट ऑफ बाजरा, बंट ऑफ व्हीट। इन रोगों के कारण भी ये फसलों के अंदर जो जेनेटिक्स प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और किस्मों में अपक्षय का कारण बनता है। इन रोगों में तो एक बार फसल संक्रमित हो जाती है तो इन बीजों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग खतरनाक होता है। जब एक बार मान लो डाउनी मिल्ड्यू, अर्गट, स्मट वगैरह हो जाता है तो इनका अपन वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये है जो बीज जनित और मृदा जनित रोग होते हैं इसके अंदर है वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और जब अनुकूल अवस्था आती है फसलों को उगाते हैं वो समय ये रोग पूर्ण हो जाते हैं। तो उसके कारण भी है कहीं ना कहीं आनुवंशिक कमी आती है और फसलों में जो अपक्षय होता है। नई फसली किस्में रोगों के प्रति अधिक संवेदी बन सकती है, इससे ये किस्में बीज उत्पादन प्रोग्राम से बाहर हो जाती है। इनसे जो नई फसलें किस्में बनाएंगे वो रोगों के प्रति क्या होती है, अधिक संवेदनशील होती है। इस समस्या से बचने के लिए मुख्य कीटों व रोगों से उचित पादप सुरक्षा करनी चाहिए। अपन शुरुआत में यह रोग और कीटों से पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला है अनुचित बीज प्रमाणीकरण, इम्पोरियर सीड सर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये प्रत्यक्ष अपक्षय का कारण नहीं है। अब ये जो ऊपर अपने 6 कारण पढ़े थे ये तो प्रत्यक्ष अपक्षय का कारण थे,
लेकिन यह है जो प्रत्यक्ष रूप से अपक्षय के कारण नहीं है। यदि उपरोक्त 6 कारणों में से कोई भी अपक्षय कर रहा है तो बिना चेक किए ही बीज प्रमाणीकरण कर दिया जाए तो फसली किस्मों का अपक्षय हो जाता है। जब क्या है कि अगर किसी बीज को बिना चेक किए ही उसको प्रमाणीकरण कर देते हैं तो उसमें अपक्षय का कारण हो जाता है, किस्मों में अपक्षय हो जाता है। अब अपन देखते हैं बीज उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए। पहले तो अपन पढ़ लिया कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय होता है जहाँ आनुवंशिक शुद्धता में जो कमी आती है बीज उत्पादन के दौरान, उसको अपन अपक्षय बोलते हैं। उसके बाद में अपन अपक्षय के कारण पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे आनुवंशिक शुद्धता को किस प्रकार से अपन बनाए रखते हैं। बीज उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता का अनुसरण अपन किस प्रकार से करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक्स प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, यानी कि अपन बीज उत्पादन के दौरान जो जेनेटिक्स प्योरिटी होती है उसका अपन किस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। पहला है बीज स्रोत का नियंत्रण। फिर अगला है पृथक्करण दूरी आइसोलेशन, बीज खेतों को रोगिंग के द्वारा, बीज प्रमाणीकरण सीड सर्टिफिकेशन, ग्रो आउट परीक्षण, ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा भी अपन है बीज की शुद्धता का आनुवंशिक शुद्धता का अनुसरण करेंगे। देख लेना एक बार दोबारा। बीज स्रोत का नियंत्रण करके, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन दूरी को मेंटेन करके, बीज खेतों को रोगिंग की क्रिया के द्वारा जो अन्य अवांछित पादप होते हैं उनको हटा देंगे। बीज प्रमाणीकरण सीड सर्टिफिकेशन से पहले अपन बीज के सारी जो किस्म उत्पन्न होती है उनके सारे गुणों को देख के उनका प्रमाणीकरण करेंगे। और ग्रो आउट परीक्षण, ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा ये अपन आनुवंशिक शुद्धता का बनाए रखते हैं। अब अपन देखते हैं बीज स्रोत का नियंत्रण। क्या बीज स्रोत का नियंत्रण है वो किस प्रकार से करते हैं। कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, बीज फसल को तैयार करने के लिए स्वीकृत स्रोत से बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। जब अपन फसल को तैयार कर रहे हैं, बीज फसल तैयार करते हैं तो अपन को है स्वीकृत स्रोत से ही है बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। बीज के 4 वर्ग होते हैं जो एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा दी गई परिभाषा है। बीज के कितने वर्ग होते हैं। बीज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है। बीज को 4 वर्गों में बांटा गया है। और बीज को 4 वर्गों में किसने बांटा है तो एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेट एजेंसी द्वारा है बांटा गया है। AOSCA, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा। पहला है नाभिक बीज न्यूक्लियस सीड, दूसरा है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। प्रजनक बीज होता है, इनके उत्पादन के लिए नाभिक बीज का उपयोग किया जाता है। प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए किसका अपन उपयोग करते हैं, नाभिक बीज का उपयोग करते हैं। पहले होते हैं नाभिक बीज होते हैं, न्यूक्लियस सीड होते हैं। दूसरा बीज होता है वो होता है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का अपन प्रजनक बीज होता है। प्रजनक बीज का उत्पादन अपन किससे करते हैं तो प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए अपन नाभिक बीज का प्रयोग करते हैं। कौन से बीजों का प्रयोग करते हैं, नाभिक बीजों का है वो प्रयोग करते हैं। अगला है आधार बीज या फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का अपन उत्पादन करने के लिए कौन से बीज का उपयोग करेंगे तो प्रजनक बीज का उपयोग करेंगे। जो अपना आधार बीज होता है, फाउंडेशन सीड होता है, फाउंडेशन सीड के उत्पादन के लिए अपन कौन से बीज का उपयोग करेंगे, प्रजनक बीज का उपयोग करेंगे, ब्रीडर सीड का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है न्यू टाइप में कि प्रजनक बीज का उत्पादन कौन से बीजों से करते हैं तो नाभिक बीजों से करते हैं। और क्वेश्चन आता है फाउंडेशन सीड का उत्पादन कौन से बीजों से करते हैं तो ब्रीडर सीड से करते हैं। अगला है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड के उत्पादन के लिए आधार बीज या फाउंडेशन सीड का उपयोग किया जाता है। ये 4 चीज अपन को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। न्यू टाइप के क्वेश्चन अमूमन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। न्यू टाइप यहाँ जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उनमें ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने। अगला है पृथक्करण दूरी आइसोलेशन दूरी। बीज खेत से एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आइसोलेशन दूरी क्या होता है, अपन 12th क्लास में पढ़े थे कि एक खेत फसल की किस्म की दूसरे फसल के खेत की किस्म होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन दूरी या पृथक्करण दूरी के नाम से जानते हैं। ये निम्न से बचाने का काम आता है। बीज खेत में अन्य अवांछित प्रकारों और प्रकारों से प्राकृतिक क्रॉसिंग को बचाता है। किसको बचाता है, नेचुरल क्रॉसिंग होता है। नेचुरल क्रॉसिंग से बचाने का कार्य कौन करता है तो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है, जो आइसोलेशन दूरी होती है वो किसको बचाने का कार्य करती है, नेचुरल क्रॉसिंग से बचाने का कार्य करती है। बुआई, थ्रेसिंग और संसाधन के दौरान भौतिक मिश्रण नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर अपन मान लो थ्रेसर लगा रखा है तो यहाँ से जो कचरा उड़ता है वो पास वाले खेत में जाके गिर जाता है, वह जिससे वो आनुवंशिक या भौतिक शुद्धता में कमी आती है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो उसमें जो एक खेत के बीज है वो उड़कर दूसरे खेत के बीज में नहीं जाएंगे।
निकटस्थ खेतों में बीज जनित रोगों के कारण संदूषण बीज में आनुवंशिक शुद्धता वो अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संदूषण के उपरोक्त शर्तों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो निकटस्थ खेत होते हैं उसमें बीज जनित रोगों के कारण कई प्रकार, मान लो अपन कहीं से बीज लाते हैं, वो बीज है वो रोग जनित होता है, तो बीज जनित रोगों के कारण उसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो पास वाले खेत में भी है आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए भी ये आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो बात काम आती है। उसके बाद में है बीज खेतों का रोगिंग। रोगिंग क्या होता है कि और प्रकार के पादपों की उपस्थिति आनुवंशिक संदूषण का एक अन्य स्रोत होता है। और प्रकार के पादप क्या होते हैं? और प्रकार के पादप ऐसे पादप होते हैं जो मुख्य किस्म के अलावा किसी किस्म के पौधे हो सकते हैं, यानी किसी फसल के पौधे हो सकते हैं, रोग ग्रसित पौधे होते हैं, उनको अपन और किस्म के पौधे कहते हैं। इन ऑफ किस्म के पादपों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? आनुवंशिक शुद्धता संदूषण हो जाता है, यानी कि आनुवंशिक प्योरिटी में कमी आती है। तो इससे बचने के लिए अपन को है जो रोगिंग की क्रिया करनी चाहिए। ऑफ प्रकार टाइप, ऑफ टाइप क्या होते हैं? ऑफ प्रकार क्या होता है? जब किसी पौधे के लक्षण बीज फसल के लक्षणों से भिन्न होते हैं तो उसे ऑफ प्रकार के पौधे कहते हैं। जो कोई पौधा है, जैसे ये मान लो अपना है जो ये पौधा है, दो पौधे हैं, ये फसली पौधे ही मानना है अपन को। तो ये तो अपना मुख्य पौधा है जिसको अपन ने उगाया है, अपना फसली किस्म का पौधा है, और ये किसी दूसरी फसली किस्म का पौधा है। तो जब ये इससे भिन्न है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? और प्रकार का पौधा बोलेंगे। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, रोग ग्रसित हो सकता है, किसी दूसरी किस्म का पौधा हो सकता है, किसी दूसरी फसल का पौधा हो सकता है, लेकिन जो अपना मुख्य पौधा है फसली किस्म का उससे थोड़ा बहुत अलग होगा, उसको अपन और प्रकार के या ऑफ टाइप के पौधे बोलते हैं। जब किसी पौधे के लक्षण बीज फसल के लक्षणों से भिन्न होते हैं तो उसे अपन ऑफ प्रकार या ऑफ टाइप के पौधे बोलते हैं। और प्रकारों के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? कि निश्चित लक्षणों या उत्परिवर्तन के लिए पौधों का पृथक्करण हो जाता है। निश्चित लक्षणों में या उत्परिवर्तन होता है जिससे यह पौधों का पृथक्करण हो जाता है, ऑफ टाइप प्लांट्स बन जाते हैं। पिछली फसलों से नैसर्गिक पौधे, जब अपन पिछली फसल उगाई थी खेत के अंदर, उसके बीज वहां पर गिर गए, अब वो अंकुरित हो गए हैं तो वो उग गए। अन्य किस्मों में आकस्मिक रोपित बीज हो जाते हैं, रोगी पौधे हो जाते हैं, डिजीज प्लांट्स। और प्रकार के पौधों को पुष्पन से पहले ही रोगिंग के द्वारा हटा देना चाहिए ताकि वे परागण न कर सके। रोगिंग क्या होता है? और प्रकार के पौधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन रोगिंग कहते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति का नियमित पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। जो प्रशिक्षित व्यक्ति होगा वो डेली अगर परीक्षण करता रहेगा, नियमित पर्यवेक्षण करता रहेगा, तो उसको पता चलेगा कि कौन सा ऑफ टाइप का पौधा है, उसको हटाने की आवश्यकता है। अगला है बीज प्रमाणीकरण। चौथा क्या है? जेनेटिक्स शुद्धता को बनाए रखने का कारण क्या है? बीज प्रमाणीकरण, सीड सर्टिफिकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना है। जो सीड सर्टिफिकेशन होता है, सीड सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसानों को अच्छी किस्म के बीजों को उत्पादन करवाना या अच्छी किस्म के बीजों को उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इससे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्थान का प्रशिक्षित व्यक्ति फसल वृद्धि की उपयुक्त अवस्थाओं में का निरीक्षण करता है। किसी भी जो अपनी फसल होती है उनके अच्छी गुणवत्ता के बीज उत्पादन करने के लिए प्रमाणीकरण संस्था होती है, जो उसका जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो अपन फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में आता है और खेत का निरीक्षण करता है। बीज संसाधन के पश्चात बीज ढेर से बीज के नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजते हैं। गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद ही बीज का प्रमाणीकरण किया जाता है। अगला है ग्रो आउट परीक्षण या ग्रो आउट टेस्ट, जिसको अपन GOT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रो आउट टेस्ट। अमूमन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीज उत्पादन के लिए उगाई गई किस्में आनुवंशिक शुद्धता के लिए समय समय पर चेक होनी चाहिए। अपन जो बीज उत्पादन के लिए जो किस्मों को उगाते हैं, ये किस्में आनुवंशिक शुद्धता के लिए वो समय समय पर चेक होनी चाहिए। इसके लिए GOT टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस्म सत्य रूप से अनुरक्षित है या नहीं है। संकर बीज उत्पादन में GOT टेस्ट अनिवार्य होता है। हाथ द्वारा विपोषण व परागण करते हैं। विपोषण का मतलब क्या होता है? विपोषण का मतलब होता है, विपोषण क्या कार्य करता है? विपोषण की क्रिया अपन करते हैं उसके अंदर स्व परागण को रोकने के लिए। किसके लिए करते हैं? स्व परागण, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए अपन विपोषण की क्रिया को करते हैं। विपोषण की क्रिया में क्या करते हैं कि जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसके परागकोश को वो हटा देते हैं,
जो पुष्प का पुंकेसर होता है उस पुंकेसर को अपन हटा देते हैं। पुंकेसर को हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विपुंसन बोलते हैं, जिसके कारण स्वपरागन में कमी आती है। उसके बाद में दूसरा है परागन। जो पर परागन होते हैं उसको रोकने में सहायक होते हैं परागन। उसके द्वारा है जनक वंशकर्मों की शुद्धता का परीक्षण करते हैं। जो अपने जनक वंशकर्म होते हैं उनकी शुद्धता का भी अपन परीक्षण करते रहते हैं जीओटी टेस्ट में, जिससे ये जो आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। तो आज अपने इसके अंदर है चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो पहले अपन ने पढ़ा था कि आनुवंशिक जो अपक्षय होता है वो क्या होता है, किस्मों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, किस्मों का अपक्षय के क्या क्या कारण है। उसके बाद में अपन ने उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य अपन को करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।